मेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू के लिए मोस्टली हमारे करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने जो है कि प्रिपरेशन के दौरान मैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मेनली द हिंदू में पढ़ती थी। और उसके बाद जब मैंने मेंस के बाद जो है कि मैंने इवन मेंस से पहले ही प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद से ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस और मिंट ये 3 न्यूज़पेपर द हिंदू के साथ पढ़ना शुरू किया था। तो इंटरव्यू के लिए ये ज़रूरी है कि पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी, जो आपकी अब तक पर्सनैलिटी तो हमारी डेवलप हो चुकी है, तो हम उसको जान लें। तो डैफ सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमको डैफ में जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, हॉबीज़ से लेकर बैकग्राउंड से लेकर, उनके बारे में हमारे पास एक राइटअप होना चाहिए। उनके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो वो एक जो डॉक्यूमेंट हमारा डैफ है, उससे रिलेटेड मैंने पहले तो अपने नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने के बाद उनको बहुत ही बाय हार्ट याद करने के बाद आप जैसे कि नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं कि आपका अगर होम टाउन है तो उस क्षेत्र की क्या क्या परेशानियां हैं, वहाँ के लिए क्या क्या लोकल स्टेप्स लिए गए हैं, या फिर वहाँ की मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें याद मतलब नोट्स बनाएं। अपने नाम का मतलब क्या है, आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ स्कूल का अगर कुछ ऐसा यूनिक नाम है तो उसका क्या मतलब है, और आपके घर में किस प्रोफेशन के लोग हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए, आपने ये फील्ड क्यों चुनी। ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करनी होती हैं। हॉबीज़ वगैरह मेंस के बाद बहुत ज़्यादा पढ़ाई का तो स्कोप रहता नहीं है इंटरव्यू के लिए। अगर मेंस आपका अच्छा गया है तो आप ये करें कि हॉबीज़ के तरफ वापस से जाएं, अपने हॉबीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एक पर्सनालिटी जो आपकी अभी तक है, जो आपके प्रिपरेशन के टाइम पे दबी हुई है, तो वो निकल कर आती है। मेरी हॉबी गार्डनिंग थी, तो मैंने मेंस के बाद से ही मैं अपना गार्डनिंग में टाइम लगाती थी। तो मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली, और वो एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है वो धीरे धीरे इन हॉबीज़ से ही डेवलप होता है हमारा। इंटरव्यू के लिए मॉक्स देना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक जो डर होता है हमारा पैनल के सामने बैठने का, उनको फेस करने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, क्योंकि वहाँ पर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मार्क्स देने चाहिए। आई थिंक मैंने 5 से 6 मार्क्स दिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था जब लिस्ट आई थी। तो मार्क्स में क्या होता है कि बहुत सारे मिक्स्ड कमेंट्स मिलते हैं। तो मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मुझे 2-3 जगह तो काफ़ी स्टार्टिंग में ख़राब इन द सेंस कि थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स मिले थे। थोड़ा बोलने की शैली, थोड़ा सा बैठने का तरीका, या फिर पॉजिटिवनेस की कमी, या फिर ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो बस उस पे आपको काम करना है। बाकी अगर वहाँ मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं इंटरव्यू के, या फिर आपकी रेटिंग करी जा रही है, तो उससे आपको इतना घबराना या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू का जो एक्चुअल सिनेरियो होता है वो मॉक्स से बहुत ज़्यादा अलग होता है। और मॉक्स में जो आपको एक प्रेशर फील कराया जाता है, जो नर्वसनेस होती है, वो एक्चुअल इंटरव्यू आते आते वो सब ख़त्म हो जाती है। तो उतने ही मार्क्स दें जितना आपको लगे कि आपका एक जो अंदर से डर है वो ख़त्म हो चुका है, और आप जो है कि उस दिन आप जब जाएंगे तो एटलीस्ट आप नर्वस तो नहीं होंगे या फिर डरेंगे नहीं, अपनी बात कह पाएंगे, अपना एक इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। अगर कोई ओपिनियन पूछा जा रहा है तो वो आप बोर्ड मेंबर्स के सामने रख पाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मोस्टली मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़े थे। थोड़ा सा अगर आपको डिस्कशंस वगैरह किसी दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं या देने वाले हैं, उनके साथ अगर डिस्कशन करने का मौका मिले तो वो डिस्कशंस आप करिए। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में थी जहाँ पे आई थिंक रोज़ 6 बजे डिस्कशन होता था। तो मैंने जितना भी मुझसे 8-10 दिन वो डिस्कशन में पार्ट ले पाई, मैं वहाँ पर लेती थी। तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं। आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ें न्यूज़पेपर्स के, और वो आर्टिकल्स पढ़ के थोड़ा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करें कि अगर 10 व्यूज़ आप पढ़ रहे हैं तो एक आपका अपना व्यू क्या है उस चीज़ को लेके। करंट हैपनिंग्स जितनी भी हैं, खासकर नेशनल और आपके ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर बहुत ही ध्यान दें, और एक बार अपने ऑप्शनल को भी रिवाइज़ कर लें। अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लें। मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो टाइम होता है उसमें एक्चुअल इंटरव्यू की बात करें तो एक्चुअल इंटरव्यू जब मेरा हुआ था 19 जनवरी को, तो वो बहुत ही मतलब शांत था। जितना प्रेशर, जितना नर्वसनेस मुझे मॉक में हुई थी वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, और वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाता है। वहाँ पे जो है कि वो बोर्ड मेंबर्स जाते ही उन्होंने वेलकम किया और बोला कि हम आपसे इंटरोगेशन नहीं करेंगे और आप आराम से बैठिए, हम बस आपसे बातचीत करेंगे। तो वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, उसमें आपका जो पॉजिटिवनेस जो होती है वो खुलकर बाहर आती है। तो मोस्टली जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेरे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड पूछे गए थे। टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे गए थे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है।
तो वहाँ से मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शनल का मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था हालांकि, लेकिन आपको ऑप्शनल ज़रूर पढ़ना चाहिए मेंस के बाद, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपके ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे जाएँ। बाकी जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही थी उस टाइम डिफेंस के फील्ड में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में, नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में, वो सारे सवाल पूछे गए थे। हॉबीज़ पे ज़रूर ध्यान दें और मतलब एक एटीट्यूड बनाएं कि जैसे हॉबीज़ का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक इंथुजियास्टिक वे में आंसर दें। कोई भी चीज़ जो आपने डैफ में लिखी है, कोई भी चीज़ अगर वो लिखी हुई चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें कोशिश करें कि आप बहुत ही पॉजिटिवली आंसर दे पाएँ। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं भी दे पाई थी, 4-5 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई थी, तो बहुत ही शांत से मैंने बोला कि सर मुझे ये आंसर नहीं आता है, मैं इसके बारे में बाद में पढ़ूँगी। और कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत भी सुन लिए, मैं समझ भी नहीं पाई कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, पर बोर्ड मेंबर्स ने बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही कॉर्डियल वे में समझाया कि हम ये नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं।